नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे पास आज एक बहुत ही दिलचस्प संपादकीय है। विषय है नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट। जी। अब देखिए, यह स्रोत हमारे एक लिसनर ने भेजा है जो एसएससी सीजीएल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इस लेख का हिंदी में मतलब समझना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे एक लेखक मतलब व्याकरण को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, बिल्कुल। अपने तर्क को मजबूत बनाने के लिए। हम इस आर्टिकल का एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे, ये समझने के लिए कि शब्दों और वाक्यों की बनावट के पीछे लेखक की असली मंशा क्या है। बिल्कुल। और ये कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में स्कोर करने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। हम सिर्फ नियमों को रटेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे का क्यों समझेंगे। हाँ। आखिर लेखक ने एक्टिव वॉइस की जगह पैसिव वॉइस क्यों चुना, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल क्या असर पैदा कर रहा है। ये विश्लेषण आपको एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवालों को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। तो चलिए इस भाषाई पड़ताल को शुरू करते हैं। पहले पूरा लेख सुनते हैं और फिर एक एक पैराग्राफ की गहराई में उतरते हैं। जी। पहला पैराग्राफ है, इन एन एज डिफाइंड बाय रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड मटेरियल सक्सेस, moral development often receives less attention than it deserves. While societies celebrate economic growth and digital advancement, the erosion of ethical values poses a serious challenge to social harmony and long-term progress. True development cannot be measured solely by wealth or infrastructure. It must also be reflected in the character and conduct of individuals. इसका हिंदी अनुवाद होगा, तेज तकनीकी प्रगति और भौतिक सफलता से परिभाषित युग में नैतिक विकास पर अक्सर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना इसका हक है। जबकि समाज आर्थिक विकास और डिजिटल उन्नति का जश्न मनाते हैं, नैतिक मूल्यों का क्षरण सामाजिक सद्भाव और दीर्घकालिक प्रगति के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करता है। सच्ची प्रगति को केवल धन या बुनियादी ढांचे से नहीं मापा जा सकता, इसे व्यक्तियों के चरित्र और आचरण में भी प्रतिबिंबित होना चाहिए। इस पहले पैराग्राफ को पढ़ते ही एक भारीपन सा महसूस होता है, खासकर पहली लाइन, मॉरल डेवलपमेंट ऑफन रिसीव्स लेस अटेंशन। मुझे रिसीव शब्द थोड़ा अजीब लगा। आजकल की बात हो रही है तो इज रिसीविंग क्यों नहीं कहा गया? क्या दोनों में कोई बड़ा फर्क है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यही लेखक की चालाकी छुपी है। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब रिसीव्स का प्रयोग हुआ है। अगर लेखक इज रिसीविंग कहता, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो लगता कि ये समस्या अभी अभी की है। अच्छा। हाँ, और शायद अस्थायी है। लेकिन रिसीव्स का इस्तेमाल करके लेखक इसे एक सामान्य, एक स्थायी और बार बार होने वाली सच्चाई की तरह पेश कर रहा है। ऑफन यानी अक्सर शब्द इस बात को और पुख्ता करता है, और एसएससी के परीक्षाओं में ऑफन, यूजुअली, ऑलवेज, समटाइम्स जैसे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही आते हैं। हाँ। और ये एरर डिटेक्शन में एक बहुत बड़ा क्लू होता है। सही कहा। मैंने कई मॉक टेस्ट में देखा है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ टेंस को लेकर ही फंसाया जाता है। ये एक क्लासिक ट्रैप है। अच्छा, और वाक्य का जो पहला हिस्सा है, इन एन एज डिफाइंड बाय, यहाँ डिफाइंड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ऐसा लग रहा है जैसे वाक्य अधूरा है। बिल्कुल। यहाँ इन एन एज विच इज डिफाइंड बाय में विच इज छुपा हुआ है। इसे ग्रामर की भाषा में रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। ओके। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे कंसाइज स्ट्रक्चर्स बहुत आम है। वो आपकी ग्रामर की गहरी समझ को परखते हैं। ये दिलचस्प है। यानी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करके लेखक ने जिम्मेदारी किसी एक पर डालने के बजाय पूरे युग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। इसी पैराग्राफ में टू सोशल हार्मनी और बाय रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जैसे फ्रेजेस की हैं। इनका क्या रोल है? ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं जो वाक्य में कंटेक्स्ट और डिटेल जोड़ते हैं। इन एन एज हमें समय का संदर्भ देता है। बाय रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हमें कारण या माध्यम बताता है। अच्छा। और टू सोशल हार्मनी हमें परिणाम या दिशा दिखाता है कि चुनौती किस चीज के लिए है। प्रेपोजिशंस को समझना क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बेहद जरूरी है। एक गलत प्रेपोजिशन पूरे वाक्य का मतलब बदल सकता है। सही बात है। और यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है। दूसरा वाक्य जो वाइल सोसाइटी सेलिब्रेट से शुरू होता है, ये एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट है जो दो विपरीत विचारों को एक साथ रख रहा है। अच्छा, एक तरफ तकनीकी जश्न और दूसरी तरफ नैतिक पतन। बिल्कुल, ये कॉन्ट्रास्ट लेखक के तर्क को और धार देता है।
और इस पैराग्राफ में इरोजन शब्द का इस्तेमाल बहुत प्रभावी है, जैसे कोई पहाड़ धीरे धीरे घिसता है। बिल्कुल, इसका उच्चारण है इरोजन, इरोजन। इसका मतलब है धीरे धीरे होने वाला क्षरण या विनाश। वोकैब्युलरी के लिए इसके सिनोनिम्स जानना जरूरी है, डिक्लाइन, डिटीरियोरेशन या डिसइंटीग्रेशन। इसी तरह प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के सिनोनिम्स होंगे एडवांसमेंट, ग्रोथ या डेवलपमेंट। एक और शब्द है टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल। तो पहले पैराग्राफ ने समस्या की नींव रख दी है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। अब देखते हैं कि लेखक इसके समाधान के लिए कहां इशारा करता है। अगला पैराग्राफ घर और शिक्षा की बात करता है। Moral development begins at home and is strengthened through education. Parents and teachers play a vital role in shaping values such as honesty, empathy, responsibility, and respect. Schools must go beyond textbooks and examinations to cultivate integrity and critical thinking. When young minds are guided by strong ethical principles, they are better equipped to face life's challenges with courage and fairness. इसका हिंदी अनुवाद है, नैतिक विकास घर से शुरू होता है और शिक्षा के माध्यम से मजबूत होता है। माता-पिता और शिक्षक ईमानदारी, सहानुभूति, जिम्मेदारी और सम्मान जैसे मूल्यों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूलों को सत्यनिष्ठा और आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए पाठ्यपुस्तकों और परीक्षाओं से बरे जाना चाहिए। जब युवा मन मजबूत नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं, तो वे जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और निष्पक्षता के साथ करने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित होते हैं। इस पैराग्राफ में एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो मिश्रण है वो बड़ा कमाल का है। पहली लाइन है मॉरल डेवलपमेंट बिगिंस एक्टिव एंड इज स्ट्रेंथेंड पैसिव। ये बहुत अजीब है, लेखक ने ऐसा क्यों किया? ये लेखक की गहरी समझ को दिखाता है। देखिए, मॉरल डेवलपमेंट बिगिंस एक्टिव वॉइस में है क्योंकि लेखक ये दिखाना चाहता है कि विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो खुद शुरू होती है। सब्जेक्ट यानी मॉरल डेवलपमेंट ही काम कर रहा है, लेकिन एंड इज स्ट्रेंथेंड को पैसिव वॉइस में रखा गया है। यहाँ जोर इस बात पर नहीं है कि कौन मजबूत कर रहा है, बल्कि इस प्रक्रिया पर है कि विकास को मजबूत किया जाता है। इसी तरह व्हेन यंग माइंड्स आर गाइडेड भी पैसिव वॉइस में है, क्योंकि फोकस युवा मन पर है, ना कि मार्गदर्शन करने वाले पर। अच्छा, तो ये बात है। जी, परीक्षा में एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्जन के सवालों के लिए इस तरह की बारीकियां समझना बहुत जरूरी है। ये तो कमाल की बात है, यानी सिर्फ नियम नहीं बल्कि लेखक का इरादा समझना जरूरी है। और यहाँ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स फ्रेज मुझे बहुत पसंद आया। ये सिर्फ किताबों की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो उसके बाहर है उसकी बात कर रहा है। बिल्कुल, बियॉन्ड एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है से आगे या से परे। यहाँ प्रेपोजिशंस बहुत सटीक हैं। एट होम एक निश्चित स्थान बताता है, थ्रू एजुकेशन का मतलब है शिक्षा के माध्यम से। इन शेपिंग किसी प्रक्रिया में भूमिका को दर्शाता है, और विथ करेज बताता है कि चुनौतियों का सामना कैसे करना है। हर प्रपोजिशन का अपना एक खास मतलब है। सही है। और आपने जो क्लॉज उठाया, व्हेन यंग माइंड्स आर गाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रिंसिपल्स, ये व्हेन से शुरू हो रहा है, इसलिए ये एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम या कंडीशन है। ये उस शर्त या समय को बताता है जब मुख्य क्रिया होती है। क्लॉजेस की पहचान करना सेंटेंस इंप्रूवमेंट और पैरा जंबल्स के सवालों में बहुत मदद करता है। और इस पैराग्राफ में एम्पैथी और इंटेग्रिटी जैसे शब्द हैं। ये शब्द आजकल कितने जरूरी हो गए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या असल जिंदगी। दिलचस्प है कि एक परीक्षा के लेख में भी ये शब्द इतनी प्रमुखता से आए हैं। हाँ, और इनके उच्चारण और अर्थ को समझना महत्वपूर्ण है। एम्पैथी का मतलब है दूसरे के दर्द को महसूस करने की क्षमता। इंटेग्रिटी का मतलब है सत्यनिष्ठा। और एक शब्द है कल्टिवेट। कल्टिवेट का मतलब है विकसित करना। वोकैब्युलरी के लिए वाइटल के सिनोनिम्स होंगे क्रूशल, इसेंशियल या इम्पॉर्टेंट। और कल्टिवेट के लिए हम फॉस्टर, डेवलप या नर्चर का उपयोग कर सकते हैं। तो लेखक ने समस्या बताई, फिर घर और स्कूल को समाधान के तौर पर पेश किया। लेकिन क्या होता है अगर हम इस समाधान पर काम करने में असफल हो जाएं? मुझे लगता है अगला हिस्सा इसी चेतावनी के बारे में है। आखिरी 2 पैराग्राफ हैं। द डिक्लाइन इन पब्लिक ट्रस्ट, राइजिंग intolerance, and increasing incidents of corruption highlight the consequences of neglecting moral education. Laws can regulate behavior, but they cannot replace conscience.
A society guided only by fear of punishment rather than inner values remains fragile and divided. Therefore, moral development must be integrated into educational curricula, community programs, and public discourse. By nurturing compassion and accountability, nations can build not only skilled professionals but also responsible citizens. In the long run, moral strength forms the foundation of a stable, just, and progressive society. सार्वजनिक विश्वास में कमी, बढ़ती असहिष्णुता और भ्रष्टाचार की बढ़ती घटनाएं नैतिक शिक्षा की उपेक्षा के परिणामों को उजागर करती हैं। कानून व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वे अंतरात्मा की जगह नहीं ले सकते हैं। केवल सजा के डर से निर्देशित समाज, न कि आंतरिक मूल्यों से, कमजोर और विभाजित रहता है। इसलिए नैतिक विकास को शैक्षिक पाठ्यक्रम, सामुदायिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक संवाद में एकीकृत किया जाना चाहिए। करुणा और जवाबदेही को बढ़ावा देकर राष्ट्र न केवल कुशल प्रोफेशनल बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी बना सकते हैं। लंबे समय में नैतिक शक्ति ही एक स्थिर, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज की नींव बनाती है। Laws can regulate behavior, but they cannot replace conscience. मेरे लिए तो इस पूरे लेख का सार इसी एक लाइन में है। ये एक बहुत बड़ी बात है। व्याकरण के लिहाज से ये एक सरल वाक्य है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ कैन और कैनॉट जैसे मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल एक मजबूत और स्पष्ट कंट्रास्ट बनाने के लिए किया गया है। ये दिखाता है कि कानूनों की एक सीमा है। इसके बाद लेखक एक और मजबूत बयान देता है, मॉरल डेवलपमेंट मस्ट बी इंटीग्रेटेड। यहाँ मस्ट का प्रयोग किया गया है, शुड का नहीं। हाँ, ये मस्ट बी इंटीग्रेटेड एक आदेश की तरह लगता है, एक ऐसी जरूरत जिसे टाला नहीं जा सकता। बिल्कुल, मस्ट एक मॉडल वर्ब है जो एक मजबूत अनिवार्यता, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और इसके साथ बी प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म V3 का प्रयोग इसे पैसिव वॉइस में रखता है। इसका मतलब है कि नैतिक विकास को एकीकृत किया जाना चाहिए। हाँ। काम करने वाला कौन है ये जरूरी नहीं, बल्कि काम का होना जरूरी है। लेखक ये कह रहा है कि ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। परीक्षा में मॉडल्स के सही उपयोग पर आधारित सवाल अक्सर आते हैं। एक बात और, इस पूरे लेख में क्या नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज का कोई उदाहरण है? मुझे तो ज्यादातर सरल वाक्य या एडवर्ब क्लॉजेस ही दिखे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है। इस लेख में नाउन या एडजेक्टिव क्लॉज का कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं है, और ये भी लेखक का एक सोचा समझा फैसला है। ये एक वर्णनात्मक और तथ्यात्मक लेख है। अच्छा जी, जिसमें लेखक अपना दृष्टिकोण रख रहा है। इसलिए इसमें एडवर्ब क्लॉजेस का प्रयोग ज्यादा है, जो क्यों, कब और कैसे का जवाब देते हैं, ताकि तर्क साफ और सीधा रहे। एक कहानी में आपको एडजेक्टिव क्लॉजेस ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन एक तर्कपूर्ण लेख में लेखक भाषा को सीधा और असरदार रखना चाहता है। और क्योंकि ये एक संपादकीय है, तो इसमें किसी का कोट नहीं है, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच का भी कोई सवाल नहीं उठता। सही। अगर यहाँ किसी विशेषज्ञ का कोट होता तो वो डायरेक्ट स्पीच होता, लेकिन यहाँ लेखक सीधे अपनी बात कह रहा है। चलिए इन आखिरी पैराग्राफों के भी कुछ शब्द देख लेते हैं। उच्चारण है कॉन्सिक्वेंसेस, कोरिक्युला, अकाउंटेबिलिटी। जी। सिनोनिम्स देखें तो फ्रिजाइल मतलब कमजोर के लिए वीक, ब्रिटल या डेलिकेट का इस्तेमाल हो सकता है, और इंटीग्रेटेड के लिए कंबाइंड, इनकॉर्पोरेटेड या मर्ज्ड सही पर्यायवाची हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये सिर्फ ग्रामर के नियमों के बारे में नहीं था, ये इस बारे में था कि एक लेखक उन नियमों को कैसे इस्तेमाल करता है टोन सेट करने के लिए, प्रेजेंट टेंस, फोकस बदलने के लिए पैसिव वॉइस और अपनी बात में वजन डालने के लिए मॉडल वर्ब्स। बिल्कुल। एक एसएससी अभ्यर्थी के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि अंग्रेजी को सिर्फ नियमों के संग्रह की तरह ना देखें। हर वाक्य के पीछे एक इरादा होता है। उस क्यों को समझना ही आपको कॉम्प्रिहेंशन में दूसरों से आगे ले जाएगा। सही कहा। यह लेख दिखाता है कि कैसे सरल दिखने वाले वाक्यों में भी गहरी व्याकरणिक संरचनाएं छिपी होती हैं, और परीक्षा में इन्हीं संरचनाओं की समझ परखी जाती है। वाकई यह एक गहरी पड़ताल थी। हमने सिर्फ अनुवाद नहीं किया, बल्कि लेखक के दिमाग में झांकने की कोशिश की कि उसने ये शब्द और ये वाक्य क्यों चुने। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। यह लेख नैतिक मूल्यों की बात करता है जो एक समाज की नींव होते हैं। अगर हम इसे भाषा से जोड़ें तो क्या व्याकरण के नियम भी एक स्थिर, स्पष्ट और असरदार संवाद की नींव नहीं है?
बहुत गहरा विचार है। जैसे नैतिक मूल्यों के बिना समाज बिखर जाता है, वैसे ही व्याकरण के नियमों के बिना भाषा का अर्थ बिखर जाता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।